हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे डार्क रेन के अंदर ही है ऑब्वियसली, लेकिन इसका नाम है कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न। और आपको उसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस स्टोरी के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है। तो वो लोग जो कि मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो इस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक सवाल ये था कि सिविल वॉर के अंदर कैप्टन अमेरिका की डेथ होने के बाद कैप्टन अमेरिका का क्या होगा, वो किस तरह से वापसी आएंगे, वो स्टोरी तुम कब शेयर करोगे यार। कैप्टन अमेरिका की याद आ रही है, स्टीव रॉजर्स असली कैप्टन अमेरिका है, बकी में वो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे सवालात के जवाब आपको इस कॉमिक के अंदर मिल जाएंगे और इस कॉमिक के एंड होने तक आप कैप्टन अमेरिका और इस चैनल के फैन होकर रह ही जाएंगे। तो पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और हमारी इसी वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कैप्टन अमेरिका के हवाले से अगर फेमिलियर नहीं है कि कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के साथ क्या हो रहा था, तो मार्वल में सिविल वॉर का एक इवेंट हुआ था जिसमें कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन, जो कि हर किसी को पता ही होगा। तो इस इवेंट के आखिर में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाती है। उस इवेंट को और डेथ होने के बाद कैप्टन अमेरिका फ्यूनरल किस तरह से होता है, कैप्टन अमेरिका के साथ आगे क्या होता है और बाकी हीरोज़ का उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, इस सब की एक अलग अलग छोटी छोटी मिनी सीरीज़ थी जो कि मैं पहले ही अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका की जगह जो है आयरन मैन उसकी शील्ड उनके पुराने दोस्त बकी बार्न्स को दे देता है और उनको नया कैप्टन अमेरिका बना देता है। और इस स्टोरी के अंदर कैप्टन अमेरिका जो हमारे होने वाले हैं वो बकी बार्न्स ही होंगे, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और कैप्टन अमेरिका की पुरानी स्टोरीज देख लीजिए, ताकि आपको एक रिमाइंडर हो जाए, आपका एक रिकैप हो जाए और ये स्टोरी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई गई होंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं मेरे और आपको ये चीज़ें मज़ेदार भी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। इससे मुझे इस तरह की और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी और तुम लोग को ज़बरदस्त कॉमिक बुक सीरीज डेली बेसिस में मिलते रहेंगे। सो गाइस, अब बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हैमर की फेडरल होल्डिंग फैसिलिटी के अंदर से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे थंडरबोल्ट्स का एक इनिशिएटिव चल रहा है और यहाँ पे आज किसी और को नहीं बल्कि सिंथिया सिमिट यानी कि रेड स्कल की बेटी सिन को यहाँ पे लेकर आया जा रहा होता है। और वहाँ पे एक एजेंट खड़ा होता है उससे पूछताछ के लिए और कहता है कि गुड आफ्टरनून मिसेस सिमिट, मैं स्पेशल एजेंट जोन्स हूँ हैमर का और मैं यहाँ पे आपके लिए एक डील ऑफर करने के लिए आया हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वो कहती है कि हैमर, आखिरकार हैमर का मतलब क्या है? तो कहता है कि ये क्लासिफाइड है, लेकिन आपके पास अभी इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है कि आप जान सकें, एटलीस्ट अभी तो नहीं। तो वो कहती है कि इन सारी बातों का कि मैं क्या मतलब समझूं? तो वो आदमी बोलता है, क्या आपने थंडरबोल्ट प्रोग्राम के बारे में कभी सुना है? तो कहती है कि हाँ श्योर, उसके बारे में किसने नहीं सुना। कुछ ऐसे क्रिमिनल लोग जिनको जो है फ्रीडम कमाने का एक नया तरीका दिया गया है, वो भी लोगों की मदद करके और उनके लिए लड़के। तो कहता है कि वेल, इसको टोटली मैं इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करूँगा जिस तरह से आपने कहा है, लेकिन आप एक पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हैं और वो ये है कि अपनी फ्रीडम को कमाना। तो क्या तुम्हें मेरी बात सुन के कुछ मज़ा आ रहा है? क्या इंटरेस्टेड फील हो रहा है? क्या तुम्हें इस प्रिजन से बाहर निकलना है? क्या असली हवा के अंदर सांस लेनी है? तो वहाँ पे सिंथियस की तरह देखती और पूछती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन बताओ कि इसके अंदर कैच क्या है? ये तुम इतनी आसानी से तो मुझे नहीं दोगे? कहता है जैसा कि तुम्हें पता होगा ही कि कैप्टन अमेरिका की डेथ एनिवर्सरी बस आने ही वाली है, तो मेरे एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसा सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए जो कि उससे पहले वो हासिल कर सकें। हमें जो है कैप्टन अमेरिका के सेकंड शूटर की आइडेंटिटी चाहिए जिसने कैप्टन अमेरिका को रियल में मारा था। देखो, हमने जो है सारे के सारे सर्विलेंस फुटेज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है जिस दिन असैसिनेशन हुई थी। जैसा कि शील्ड ने देखा था, तो अब हमने भी उसको अच्छी तरीके से देख ही लिया है। हमें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्रॉसबोन्स होता है इसके अंदर इन्वॉल्व था और पहला शूटर वही था। हमने वहाँ पे देखा था कि किस तरह से उसने शूट करा था, एक अनआइडेंटिफाइड मैन जो पीछे लग गया था और उनकी आपस में भगदड़ हुई थी। हमें ये भी पता है कि फैल्कन भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद था और वो उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे सेवरल शील्ड एजेंट्स भी मौजूद थे जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम एक चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो थी तुम। हमने जो है कंप्यूटर इनहैंस सिक्योरिटी फुटेज से देखा कि तुम उसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी जहाँ पे स्टीव रॉजर्स को डिक्लेयर डेथ किया गया था। लेकिन इन सारी की सारी फुटेज के बाद भी हमें वो फुटेज नहीं दिखी इसमें जहाँ पे सेकंड शूटर हमें दिख सके कि क्राउड के अंदर वो कौन था जिसने करीब से कैप्टन अमेरिका की जान ली थी। क्या तुम जानती हो उसकी क्या वजह हो सकती है?
तो कहती है हाँ मैं तो जानती हूँ कि वो कौन था और किसकी क्या वजह है, लेकिन क्या तुम जानते हो इसको? कहता है हाँ मेरे ख्याल से उस दिन शील्ड ने जो है तुम्हारे फादर के सारे सिस्टम को इन्फ्लेरेट कर दिया था और सारे का सारा सर्विलेंस जो था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। इसी की वजह से हमें वो मेन फुटेज नहीं मिल पा रही जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका की असली डेथ की वजह छुपी हुई है। तो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है सिंध कि अब तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ नहीं रहे हैं, वो अब मर चुके हैं, तो इसलिए अब उनसे लॉयर रहने की तुम्हारे पास कोई और अच्छी वजह होनी नहीं चाहिए। तुम जो यहाँ से चलते हुए जा सकती हो आराम से और अपनी नई लाइफ गुजार सकती हो, बस हमारे इस छोटे से सवाल का जवाब दे दो। तो कहती है कि एक नई जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर, और तुम मुझे अपना कुत्ता बना के रखो, मतलब जिस पे कहो भौंको मैं भौंकूं, जिस पे कहो मैं काटूं, ऐसा तो मुझे पसंद नहीं है। तो कहता है कि अगर तुम हमें बता दो कि कैप्टन अमेरिका की डेथ किसकी वजह से हुई थी तो शायद ये सब तुम्हें मिल सकता है, तुम्हें हम आज़ादी दे सकते हैं। तो वहीं पे वो हंसना शुरू करती है और कहती है गॉड, मेरे फादर हमेशा से सही कहा करते थे तुम लोगों के बारे में, तुम लोग को कभी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। और वो वहाँ पे उठती है अपनी चेयर से ज़ोरदार तरीके से और उस एजेंट के मुंह पे जाके अपना सर मारती है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है और उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और वो कहती है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या जानती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में? और वो उस एजेंट के कान में आके कोई ऐसी चीज़ बोलती है जो कि हमें नहीं बताई जाती है, और वो बोलती है कि इडियट, और उसको वहाँ पे मारते हुए अपनी हैंड्स का खोलती है और वहाँ से आगे निकलती है और वहाँ के सारे एजेंट्स को डॉज देते हुए आगे भागने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि सिंध भी जो है एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्रोबैट है। और वो कहती है कि तुम लोग इडियट्स और कुछ भी नहीं, सच में यार। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से बुल्सआई आता है, यानी कि हॉकाई, और कहता है कि हाँ हाँ सच में, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा आसान होगा इस जेल से निकलना, हम तुम्हें यूं ही जाने दे देंगे। और वहीं पे उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम एक गद्दार हो और कुछ भी नहीं। तो कहता है कि तुम्हें मुझे जो कहना है कहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको वहाँ पे वो एक पंच मार के बेहोश कर देता है। और इस तरह हम हैमर कंट्रोल सेंटर के अंदर शिफ्ट होते हैं ऑसबॉर्न के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे वो एजेंट आके ऑसबॉर्न को ये सारी रिपोर्ट दे रहा होता है जो अभी भी हुआ है। और ऑसबॉर्न पूछता है क्या उसने हमारे हॉकाई को कोई ट्रबल दिया? तो कहता है कि नो सर, आई मीन वो बुल्सआई है, उसको कोई कैसे ट्रबल दे सकता है, और वैसे भी वो काफ़ी आउट ऑफ शेप थी। तो कहता है कि गुड पॉइंट, मुझे तो शक करना ही नहीं चाहिए था कभी उसकी काबिलियत के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर बताओ कि उसने हमारी ऑफर के ऊपर क्या कहा? क्या रेड स्कल अभी भी उसको चला रहा है अंदर ही अंदर? मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। और क्या तुम इस बारे में वाकई में श्योर हो कि उसने तुम्हारे कान के अंदर यही बात विस्पर की थी और तुम इसको रिपोर्ट में अपनी शामिल करना चाहते हो? तो कहता है मिस्टर ऑसबॉर्न, मैं इस बारे में बिल्कुल 100% श्योर हूँ, उसने मुझसे यही कहा था। तो एजेंट बोलता है उसने मेरे कान में कहा कि तुम इतने श्योर क्यों कि वो मर चुका है? तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है। अब असली सवाल ये है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, अपने फादर के बारे में कि वो अभी भी जिंदा हैं, या फिर स्टीवन रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के बारे में? और यहाँ से हम एक बहुत ही ज़्यादा पुराने फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सुनाया जा रहा होता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जहाँ पे हम कैप्टन अमेरिका को बेसिकली देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो अपने सोल्जर्स को लेके एक ज़बरदस्त तरीके से एक पूरी की पूरी बटालियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अपनी लीड के अंदर वो कहते हैं अब वक्त आ गया है कि कुछ नाज़ीज़ को लात मार के यहाँ से बाहर निकाला जाए और वापसी जर्मनी भेजा जाए। और वो बताता है जो आदमी हमें ये स्टोरी सुना रहा है कि ऑलवेज हमेशा हर बैटल के अंदर सबसे पहला हुआ करता था, हमेशा वो सबको जो है लीड कर रहा होता था और हमेशा विक्ट्री उसी की हुआ करती थी। ये वो स्टोरी है जो कि हर कोई जानता है, ये स्टोरी कैप्टन अमेरिका की ज़िंदगी के बारे में है। लेकिन एक और स्टोरी है जिसको हर कोई जानता है, और वो स्टोरी है डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका की। और ये स्टोरी जो है ये मुकम्मल तौर पर भरी हुई है झूठ और फरेब से। ये कहानी तब की है जब स्टीव रॉजर्स जो है अपनी जंग हार चुका था सुपर हीरो सिविल वॉर के अंदर, और उसको पब्लिक ट्रायल के लिए कोर्ट रूम पे ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी उससे पहले कि जब वो कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ी पाता, उसकी तरफ किसी ने एक बुलेट फायर करी। लेकिन वो बुलेट जो थी दरअसल उसके लिए नहीं थी, वो बुलेट सिर्फ इसीलिए थी ताकि वहाँ पे एक एजेंट को घायल करके केओस मचाई जा सके। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है स्टीव रॉजर्स जो कि एक हीरो है, उसको ये बुलेट आते हुए नजर आ गई और उसने एक सोल्जर की जान बचाने की खातिर वो बुलेट अपने सीने पे खा ली। लेकिन केओस जो हम मचाना चाहते थे वो ज़रूर मची ऑफ कोर्स। और इसी तरह रेड स्कल के एक खास एजेंट को हमने वहाँ पहुँचाया जहाँ उसको होना चाहिए, और एक क्लोज रेंज के ऊपर एक ऐसी फेटल बुलेट हमने मारी जिसके जरिए कैप्टन अमेरिका बच नहीं सकते थे। और इस तरह में वही चीज़ दिखाई जा रही होती है कि किस तरह से शैरन कार्टर ने कैप्टन अमेरिका के करीब आके 3 गोलियां उनके पेट के पास मार दी थी। अब यहाँ से हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यू कैप्टन अमेरिका के साथ, जो कि बकी बार्न्स है, और उनके साथ इस वक्त नताशा रोमानॉफ, ये दोनों एक मिशन के ऊपर निकले हुए हैं। और वो कहती है कि ओके जेम्स, हमारे पास सिर्फ एक ही शॉट है ये करने के लिए, हम इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह में साथ में फ्लैशबैक भी दिखाया जा रहा है जहाँ पे वो बोलते हैं तो सेकंड शूटर जो था जिसने कैप्टन अमेरिका की जान ली थी, उसको कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। कोई इस बारे में नहीं जानता कि कैप्टन अमेरिका की मौत किसने करी थी, लेकिन इस तरह कैप्टन अमेरिका की मौत हो गई थी। उस दिन अमेरिका ने अपना सिंबल ऑफ होप खो दिया, या ऐसा कहूँ कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वो खो चुके थे उनको। लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो उनके जाने के बाद उनके पुराने पार्टनर बकी बार्न्स ने उनका नया मेंटल ले लिया। वेट, तो मुझसे ये कह रहे हो कि बकी बार्न्स अभी भी जिंदा है? कहता है हाँ बिल्कुल वो जिंदा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और इस तरह हम साथ में जो है ब्लैक विडो और बकी की यहाँ पे फाइट भी देख रहे हैं जो कि प्रेजेंट डे के अंदर हो रही है, और एक कोई आदमी है जो कि हमें ये एपिलॉग सुना रहा है, ये कहानी सुना रहा है,
जो कैप्टन अमेरिका और बकी के बारे में इस तरह से बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका और नताशा एक हैमर फैसिलिटी के अंदर घुसे हुए हैं और यहाँ पे वो लोग किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। और वहीं पे वो आदमी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जैसा मैंने तुमसे कहा कि इस स्टोरी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया था। इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं सीक्रेट के अंदर रह सकें। ये बातें सिर्फ उनको पता है जो कि पावर के अंदर हैं। तो वो दूसरा आदमी पूछता है, जैसा कि इस आइडेंटिटी ऑफ सेकंड शूटर, इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तो कहता है कि वो बात तुमने ठीक कही है, वो भी उन बहुत बड़े सीक्रेट में से एक सीक्रेट है। तुम्हें पे नताशा बोलती है कि ऑल राइट, हम अंदर घुस चुके हैं। अब यहाँ से हमारी स्टोरी सीधा शिफ्ट होती है हैंक पिम के प्राइवेट लैब के अंदर। या मतलब विडो और कैप्टन अमेरिका जो है एक मिशन के ऊपर निकले हुए हैं, वो एक अलग स्टोरी चल रही है। और एक आदमी है जो कि हमें ये सारी की सारी स्टोरी सुना रहा है और बता रहा है कि किस तरह से लोगों को अब तक झूठ बोला गया है, जो असली कैप्टन अमेरिका की मौत की वजह वो किसी को बताई नहीं गई है। और इस तरह के और भी बड़े बड़े सीक्रेट हैं जो कि सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके पास पावर है। और वहीं पे विजन आता और कहता है, आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे इस इंटरप्शन के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मामला है हैंक पिम, जिसके ऊपर आपको अपनी नज़र दोहरानी पड़ेगी। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स विजन, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन देखो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि मैं इस वक्त एक बहुत ज़रूरी प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर शैरन की बात काटते हुए बोलती है कि मैंने स्टीव को गोली मारी है। वहीं पर हैंक पिम बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? तो कहती है कि प्लीज़ मुझे बार बार ये बात कहने पे मजबूर नहीं करो प्लीज़। मैंने ये किया है और कैसे किया है वो बात अलग है, लेकिन मैंने ये किया है, मैंने कैप्टन को गोली मारी है और मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि सैम, ये आखिरकार किस बारे में बात कर रही है? मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम तक इस प्लेनेट से बाहर था, लेकिन मैंने यहाँ के सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लिया है और ये जो कह रही है ये मुझे बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा है। तो वहीं पर फैल्कन बोलता है, हाँ क्योंकि ये मजाक है भी नहीं हैंक, लेकिन अगर सच कहूँ तो ये पूरी तरह से शैरन नहीं थी, इसमें शैरन का फॉल्ट नहीं था। ये और उसके साथ कुछ शील्ड एजेंट्स थे जिनको जो है रेड स्कल ने अपने माइंड कंट्रोल के अंदर किया हुआ था। शैरन ने जो है उसके माइंड कंट्रोल से अपनी जान छुटाई और ऑलमोस्ट वो मरते मरते बची है। उसने इस कंट्री के लिए अपनी जान तक दे दी थी। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बात मुकम्मल तौर पर सुनो। विजन हमें यहाँ पे इसलिए लेकर आए तुमसे मिलवाने के लिए, क्योंकि तुम ही हो जो उसकी स्टोरी को सुन के कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ इसकी पहले पूरी स्टोरी सुनो, उसके बाद तुम कोई फैसला करना। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ऑल राइट, अब मेरी पूरी की पूरी अटेंशन तुम्हारे ऊपर है, कहो तुम्हें क्या कहना है। जब स्टीव रॉजर्स की मौत हुई उस दिन, तो उसके बाद से मैं अपने काबू के अंदर नहीं थी, मतलब वो मैं ही नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैंने रेड स्कल के माइंड कंट्रोल के ऊपर से अपना काबू पाना वापसी शुरू करा। और जैसे जैसे मैं माइंड कंट्रोल पे से अपना काबू पाती रही, तो मुझे चीज़ें याद आती रही कि मैंने क्या क्या किया है। उसने अपने मैड साइंटिस्ट आर्म जोला के साथ मिलकर ये सब करा है। तो कहती है कि आर्म जोला, वो रोबोटिक मैन? तो कहता है फैल्कन, हाँ बिल्कुल वही, वो जो है रेड स्कल के साथ मिला हुआ था और इस पूरे के पूरे गेम के अंदर उसने उसका साथ दिया है। तो वहीं पे शैरन बोलती है कि ऑल राइट वेल, पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि उन लोगों ने मिलकर डॉक्टर डूम के साथ एक डील करी थी इस असैसिनेशन से पहले, और मुझे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत याद है। उन्होंने किसी किस्म की डिवाइस जो है डॉक्टर डूम से ली थी और उस पर जोला और वो लोग सब मिलकर काम कर रहे थे। तो वहीं पे पिम बोलता है कि डॉक्टर डूम इसके अंदर शामिल है, और किस किस्म की डिवाइस की तुम यहाँ पे बात कर रही हो? तो वहीं विजन बोलता है कि जिस तरह से शैरन ने मुझे इस डिवाइस की डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश करी है, तो उसको देखते हुए, उसकी कंस्ट्रक्शन को पता करते हुए मुझे लगता है कि वो डूम की टाइम प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रही है। और कहती है कि जिस दिन ये सब खत्म हुआ, जिस दिन मुझे लगा कि ये सब खत्म हो रहा है एटलीस्ट, तो उस दिन उन लोगों ने मुझे एक डिवाइस के साथ बांधा हुआ था और वो किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कर रहे थे, और तब वो डिवाइस मेरे बिल्कुल सामने थी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं आखिरकार उस वक्त देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ। उस टाइम मेरा दिमाग मेरे होश के अंदर, मेरे काबू के अंदर नहीं था। लेकिन इस बारे में जब मैं इतने महीनों तक सोचती रही, अपना दिमाग लड़ाती रही, तो तब जाके मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ देख रही थी। मैंने उस डिवाइस के अंदर समहाउ, मुझे नहीं पता, मैंने बस देखा कि स्टीव रॉजर्स वहाँ पे मौजूद है और वो लोग उसको वापसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी वो कुछ और हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है जो मैंने देखा था क्या वो सच था या वो सब मेरा वहम था। लेकिन मैंने देखा था, और ऐसा ही कुछ देखा था कि स्टीव रॉजर्स मेरे सामने खड़ा हुआ है। और क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो गया था, तो मैं उनको उस तरह से जीतने नहीं दे सकती थी। मैंने उनको सब कुछ वो बर्बाद कर दिया जो वो करना चाहते थे। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि ज़रा एक मिनट, तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि स्टीव रॉजर्स अभी भी जिंदा है? तो विजन बोलता है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर शैरन जो कह रही है वो सच है। तो पिम बोलता है और वो लोग उसकी टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए या दोबारा लेकर आने के लिए। तो कैसे कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मैं इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मुझे बस याद है कि मैंने उस लाइट के अंदर उसकी बॉडी को देखा था, और उसकी बॉडी को देखने के बाद मुझे हर चीज़ याद आना शुरू हो गई, किस तरह से मैंने उस दिन जो है स्टीव रॉजर्स को मारा था, किस तरह से रेड स्कल ने मुझे अपने कंट्रोल के अंदर किया हुआ था। और फिर फैल्कन बोलता है कि ज़रा इसकी तरफ देखो हैंक, ये कोई नॉर्मल गन नहीं है, ये वही गन है जिससे इसने उसको शूट किया था। और वहीं पे शैरन बताती है कि जोला जो है मुझे बार बार बातों के अंदर ऐसा कांस्टेंट रेफ़र किया करता था, और मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो मुझे इस तरह से रेफ़र क्यों करता था। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए उनको मेरी ज़रूरत थी, उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करने के लिए। तो वहीं पे पिम बोलता है तो क्या तुम जानती हो उस डूम की मशीन का क्या हुआ? मतलब जो कुछ भी अब उसका बचा कुचा हो, आई मीन कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस हाल में है?
तो वहीं पे शैरन बोलती कि वेल हमें पहले तो नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन अब हमें पता है। और यहाँ से हम एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका के पास। मतलब शैरन को पता चल गया है कि वो डूम की टाइम मशीन कहाँ छुपी हुई है, और उसको ढूंढने के लिए ही कैप्टन अमेरिका यानी कि बकी बांस और नताशा रोमानोफ उस मिशन के ऊपर गए हुए थे जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था। तो आप देख रहे हैं कि इस स्टोरी को कितने मज़ेदार तरीके से लिखा गया है। हमें यहाँ पे अलग अलग टाइम जंप्स दिखाई जा रही है और कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो और एक लीनियर स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन हम यहाँ से कल शिफ्ट होते हैं, यानी इस पूरी कहानी से एक दिन पहले, जहाँ पे निक फ्यूरी जो है इनसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं, और नताशा और बकी बांस यहाँ पे निक फ्यूरी से कुछ डिवाइसेस वगैरह लेने के लिए आए हुए होते हैं जिसके जरिए वो जो है उस हैमर बेस के अंदर घुस सकें और वहाँ पे उस टाइम मशीन के बारे में पता लगा सकें जो डूम की प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे निक फ्यूरी उनकी मदद करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें 15 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, 15 मिनट तक कोई भी कैमरा तुम लोग को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम लोग अपने आप के ऊपर होगे और तुम लोग को वहाँ से निकलना होगा। और इस तरह हम यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बकी बांस और वो लोग जो हैं हैमर के एजेंट्स के दरमियान घुसे हुए होते हैं और उनको एक एक करके मार रहे होते हैं और वो टाइम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ हैंक पिम वो उसकी गन को पूरी तरीके से जांच कर रहे होते हैं और कहते हैं कि डेफिनेटली ये डूम की बनाई हुई है। मतलब इसका डिज़ाइन देखो, इसके ऊपर से डूम की हर तरफ से बहक आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे रीड टीचर को बुलाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस एमओ को एग्जामिन करें। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें और हैं जो किसी किस्म की कोई सेंस नहीं बना रही हैं। यहाँ पे मुझे एक टैग ऑन फील्ड नज़र आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। वेल बक और ब्लैक विडो जो है बहुत जल्द वापसी आते होंगे हमें रिपोर्ट करने के लिए। अगर उनकी ज़रा सी भी लग काम कर गई तो हमें वो डिवाइस मिल जाएगी जो जोला वगैरह ने वहाँ पे छुपाई हुई है। तो वहीं पे वो बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके पास एक छोटी सी मुसीबत होगी। तो कहती है कि किस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहता है कि और ये हैं कि दरअसल उनको मेरे ख्याल में ये बात नहीं पता होगी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वक्त उसी हेली कैरियर के अंदर मौजूद है और वही उसका मेन गढ़ है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे इंसान को अंडर एस्टिमेट किया जाए। और यहीं पे हम देखते हैं कि नताशा और वो लोग जो हैं यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं टाइम प्लेटफॉर्म को, लेकिन उनको कहीं नज़र नहीं आ रही होती। और बकी बोलता है नताशा मुझे लगता है हम एक प्रॉब्लम के अंदर हैं। मतलब हमने यहाँ पे हर चीज़ चेक करने की कोशिश कर ली है जोला की, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, ना ही रेड स्कल से कोई भी रिलेटेड चीज़। तो मुझे लगता है कि हम शायद सही जगह नहीं आए हैं, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। लेकिन वहीं से अगले पल उनको एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एरीज और वैनम पहुँचते हैं। और एरीज कहता है कि तुम लोग को देख के मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुम लोग किस तरह से यहाँ पे जासूसी कर रहे हो और तुम लोग अपने आप को वॉरियर्स बुलाते हो। और वहीं पे बकी बोलता है कि ओ क्रैब अब तो लग गए हमारे। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं थंडरबोल्ट माउंटेन के अंदर, यानी कि हैमर का नेशनल हेडक्वार्टर जो है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न किसी और से नहीं बल्कि जोला से बातें कर रहा होता है। तो मुझे ज़रा इस बात को आसानी से समझने दो जोला, तुम ये कह रहे हो कि डूम की डिवाइस जो है उसने कैप्टन अमेरिका को टाइम के अंदर फ्रोज कर दिया है। उसने सिर्फ कैप्टन अमेरिका की बॉडी को टाइम एंड स्पेस के अंदर फ्रोज कर दिया है और उस प्लेटफॉर्म और उस कांस्टेंट के बगैर हम उसको वापसी नहीं लेकर आ सकते हैं। हम उसके बगैर जो उसको टाइम स्ट्रीम से वापसी नहीं कह सकते हैं और इसी वजह से वो टाइम लाइन के अंदर कहीं पे भी घूम रहा होगा। लेकिन उस औरत ने जो है उस पूरी की पूरी मशीन को डैमेज करके ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे लिए मुश्किल बना दिया था। तो दरअसल शुरू में जो आपको कहानी सुनाई जा रही थी कैप्टन अमेरिका, बकी और इस सब चीज़ों के बारे में, बड़े बड़े सीक्रेट्स के बारे में, वो ये थी कि वो दरअसल बात आर्म जोला और नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ हो रही थी। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न से सवालात कर रहा था कि कैप्टन अमेरिका जिंदा हैं, क्या वो मरे नहीं हैं, क्या सेकंड शूटर शैरन कार्टर है, क्योंकि ये बातें इसको भी नहीं बताती और ये सारी बातें आर्म जोला ने इसको बताई हैं। और अब ये लोग मिल के काम कर रहे हैं ऑसबॉर्न के साथ ताकि जो उनका मिशन पहले था उसको दोबारा कंप्लीट कर सकें। तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका मतलब ये है कि कैप्टन अमेरिका, असली कैप्टन अमेरिका जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। तो आर्म जोला बोलता है कि वो मर भी चुके हैं और नहीं भी मरे। आखिरकार मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन करूं ऑसबॉर्न, मैंने सोचा था कि तुम साइंटिस्ट हो, तुम आसानी से समझ जाओगे। तो वहीं पे वो बोलता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ जोला, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं बस यहाँ पे यही बात सोच रहा हूँ कि अगर स्टीव रॉजर्स की बॉडी डिसअपियर हो गई है तो वो ट्रांसफर होकर एग्जैक्टली कहाँ पे गई होगी, वो आखिर कहाँ जा सकते हैं। तो वहीं पे आर्म जोला बोलता है क्या तुम्हारे लिए ऑब्वियस नहीं है, लिसन, स्टीव रॉजर्स जो है इस वक्त टाइम के अंदर अनस्टक हो चुका है, वो टाइम के अंदर इधर से उधर भटक रहा है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पे असली स्टीव रॉजर्स के पास, जो कि पास्ट के अंदर कहीं फंसे हुए हैं। मतलब इन्होंने कभी स्टीव रॉजर्स को मारा ही नहीं था बल्कि टाइम के अंदर फ्रोज कर दिया था और उनको सही वक्त आने पे वापसी निकालने वाले थे। लेकिन उस मशीन के डैमेज हो जाने से और शैरन कार्टर की मेमोरीज वापसी आ जाने की वजह से, जो कि इस प्लान का बहुत बड़ा कांस्टेंट थी, उनकी नाकामी की वजह से अब कैप्टन अमेरिका जो है टाइम के अंदर फंस के रह गए हैं। और अब इस पूरे के पूरे प्लान को ये लोग एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस बार नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ। और इसी वजह से वो ऑसबॉर्न को सारी की सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन यहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं ये तो डी डे है जब हमने नॉर्मैंडी के ऊपर ब्रीच करी थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि कैप आप आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं पे कैप्टन बोलते कि बकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि कम ऑन कैप्टन, हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम, वरना और ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि उनके सामने एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और अगले पल स्टीव रॉजर्स अपनी माँ के सामने होते हैं और वो इस वक्त सुपर सोल्जर भी नहीं बने हैं। और डॉक्टर उनको बताता है कि बेटे तुम्हारी माँ अब गुजर चुकी है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ।
और इस तरह हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स अपनी माँ सायरा के पास आके उसका हाथ पकड़ते हैं और रो रहे होते हैं। लेकिन अगले पल दोबारा वो उस जंग के अंदर आ जाते हैं और स्टीव रॉजर्स अपने दिल के अंदर ही सोच रहे होते हैं कि ये क्या, अभी अभी मैं अपनी मॉम के पास था और अब मैं यहाँ, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये बैटल कौन सी है, जरा एक मिनट, इस जगह को तो मैं जानता हूँ। और यहीं से हम देखते हैं कि स्टीव को आके वहाँ पे बक्की बजाता और कहता है कि स्टीव तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो। तो यहीं पे स्टीव जो है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब वो इस टाइमलाइन के अंदर, इस जगह के अंदर क्या कर रहा है। अभी अभी वो अपनी माँ के पास था और अभी इतनी पुराने दौर के अंदर ये सब चल क्या रहा है। तो स्टीव बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन स्टीव अपने दिल के अंदर बोलता है कि ओ गॉड, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टू बी कंटिन्यूड।